Good evening, everyone. Am I clearly audible? Am I clearly audible? Yes? Very good. So, do we have any doubt from the previous class? No? सर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के रिगार्डिंग वो अभी भी एप्लीकेबल है या उसे चेंज किया गया? हट गया। पार्थ सोम कमेटी आई थी एक 2012 के आसपास, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी फॉर गार, लेकिन अब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा राजेश, आपको क्या डाउट चल रहा था? वो वाइस प्रेसिडेंट में क्या कंफ्यूजन हो गया? क्लियर हो गया वो? अभी भी नहीं हुआ है? बताओ, नहीं हुआ? वो एक्चुअल में दिक्कत यह है कि सेल जो वर्ड है, सेल या मस्ट है, तो सर कई जगह पर वो लीगली बाइंडिंग होता है। जैसे अगर सीओ ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है, तो उस एडवाइस बाइंडिंग ये मतलब उसके अलावा कर ही नहीं सकते। सेल वर्ड का मतलब, हाँ, पर यहाँ पर सेल वर्ड का मतलब यह है कि क्या लिखा है उसमें? शेल वर्ड में क्या लिखा है? एक बार देख लेते हैं दोबारा से, है ना। मैं इसे रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा शाम को क्लास में मिलना ही है, कौन इतनी मेहनत करे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा शाम को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बाकी सब लोगों ने रिप्लाई कर ही दिया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। हाँ बेटा, एक्सपायरी से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अगर टर्म एक्सपायर हो गई तो द पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस, दैट पर्सन इज नॉट होल्डिंग द ऑफिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. That person is only holding the office as per an unprecedented situation. Understood? Election expiry से पहले इसलिए होने चाहिए so that you know that after the expiry of the present sitting vice president, who will be holding the post, so that there is no interregnum, in order to avoid interregnum. Otherwise मान ली इलेक्शन नहीं हुए, आज जो है टर्म खत्म हो गई, कल कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट? बताओ। अब मान लीजिए उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी रीजन से। अब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा? इशू यहां आएगा, वाइस प्रेसिडेंट जिनकी टर्म खत्म हो गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सो इन दैट केस देयर हैज टू बी द इलेक्शंस दैट आर कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। समझ में आ गया? मस्ट समझ में क्यों मस्ट दिया हुआ है? मेरा ये डाउट है कि अगर मस्ट है वहां पर, तो मतलब होना ही चाहिए हर कंडीशन में। नहीं, हर कंडीशन में नहीं। हर कंडीशन मतलब देखो, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन थोड़ी कराने बैठ जाएंगे हम लोग। लेकिन इन जनरल बिफोर द एक्सपायरी, मस्ट मतलब जब भी हो रहे हैं बिफोर द एक्सपायरी होने चाहिए। whenever the elections are there, it must be before the expiry of the term in the normal circumstances. Okay, exceptions are always there. ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि अरे टर्म खत्म हो गई देखेंगे कराएंगे इलेक्शन, ये नहीं है। When you know that the term, जैसे फॉर एग्जांपल 22 में 2022 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, ठीक है, पता है, तो टर्म खत्म होने से पहले ही कराएंगे इलेक्शन। जब पता है तो उससे पहले ही कराना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए द पर्सन अनफॉर्चुनेटली रिजाइंस फ्रॉम द ऑफिस, तब तो कब कराना है? ASAP, एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो थिंग्स दैट यू नो वो होनी है मस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल द सिविल सर्विसेज रिजल्ट of the final result must come before the next year's prelims. Okay, must come before the next year prelims. लेकिन अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है तो हो सकता है कि अगले दिन भी आए। ओके, स्टेट सर्विसेज में होता है ऐसा कि बंदा फाइनल सिलेक्शन हो गया और प्रीलिम्स के पेपर में कट ऑफ पार नहीं हो रही अगले वाले में, तो दुख और खुश दोनों एक साथ। ठीक है, तो मस्ट का वर्ड समझ गए इतना कि जब कराने हैं तो टर्म से पहले, और नहीं हो पा रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब मेरा डाउट है मस्ट में मतलब लिखा हुआ तो एक्सेप्शन भी हो सकता है। एक्सेप्शन हर चीज में हो सकता है बेटा। किसी चीज का एग्जांपल पता है? इन ऑर्डर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर यू मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months. ओके, एक्सेप्शन हो सकते हैं इसमें कि नहीं हो सकते हैं? सर
सर कोविड के टाइम पे जैसे कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होना तो उस सिचुएशन में तो एक्सेप्शंस तो हो ही सकते हैं, एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोविड-19 है, उस टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन कराने में मेहनत करेंगे या कोविड-19 सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? या मान लीजिए यूक्रेन में सिचुएशन है और उस टाइम पे हमें इलेक्शन में फोकस करना है, अपने इंडियंस को इवैक्यूएट करना था, समझ गए? इतना मस्ट पे इतना मत, इंग्लिश का पेपर नहीं है। आवाज दिक्कत यहाँ आ रही है कि क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसे जैसे मस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट मेरे सीरीज लिए देखो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो है स्केप्टिकल इसीलिए करते हैं, वो कहते हैं यहाँ मस्ट था तो आपने पढ़ा नहीं। यूपीएससी के हिसाब से देखो मस्त तो अच्छा ऐसा है, हाँ जनरली होना चाहिए बस। दिमाग में तो ये रहता है कि एक्सेप्शन भी है इसके, तो मतलब शायद ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सेप्शन बेटा हर चीज का एक्सेप्शन है, जनरल स्टेटमेंट है। अगर लिखा है द इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ओनली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली तो मतलब सारी एक्सेप्शन हटा दी आपने। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Otherwise you will take it generally. For example, I take my dinner, I'm giving you an example, I take my dinner before the class, okay? I must have my dinner before the class, okay? इसका मतलब एक्सेप्शन नहीं होंगी क्या? होंगी एक्सेप्शंस। आज क्लास के बाद कोई ना कोई एक्सेप्शन हो सकती है आ जाए कि भाई जो है कहीं जाना पड़ जाए, वहां बोले नहीं जी खा के जाएंगे, नहीं 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 नहीं, हो गया ना एक्सेप्शन। तो मस्ट, लेकिन आई मस्ट हैव माई डिनर बिफोर द क्लास ओनली, इसका मतलब उसके बाद खा ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस है अगर इंग्लिश भी हम लोग देखें। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इतना वाइस प्रेसिडेंट ने खुद नहीं सोचा जितना आपने सोच लिया आज, ठीक है? तो टेंशन फ्री रहो। अंडरस्टूड? और कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, क्या आप लोगों ने सिविल सर्विस वो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस लगाए हैं जो एडुब्रिज के टेस्ट हुए हैं, ओपन टेस्ट है ना? कोई क्वेश्चन उसमें से जो नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है? कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर करंट अफेयर्स। बेटा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड सम प्रोजेक्ट। हाँ भूमि बताओ बेटा। सर वो एक डाउट था वो वेटलैंड्स वाला कि सुंदरबंस। ओके सर, हाँ ठीक है। मैंने पता नहीं था, मैंने टाइप नहीं किया, ठीक है? वो ऐसा था कि बता दिया आंसर, अभी आपने बताया तो सुंदरबंस है बेटा। सर वो पता नहीं, मैंने मेरे नोट्स में स्क्रिबल किया है कि रन ऑफ कच्छ है, पर कहीं पे भी दिख नहीं रहा था रन ऑफ कच्छ नेट पे। आपके नोट्स 2019 से पहले के होंगे सर नहीं, मैंने तो 20 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। जिन्होंने पढ़ाया उनके 2019 से पहले। यस सर, ठीक है, हो सकता है कोविड-19 में, कोविड-19 के टाइम पे, क्योंकि सुंदरबंस जो है रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है? एज अ वेटलैंड साइट सुंदरबन रिसेंटली ऐड हुआ था, तो सुंदरबन जो है इट हैज बिकम द लार्जेस्ट। और यूपीएससी में जनरली नहीं आते, लेकिन आजकल कुछ भरोसा नहीं यूपीएससी का। अच्छा बेटा, नया मिशन है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है? तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है? टू प्रमोट द टेक्निकल टेक्सटाइल। बहुत अच्छी बात है ना? ये करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, सब कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है? The question will come, what is the technical textile? तो बच्चों बताओ क्या होता है वो टेक्सटाइल जो टेक्निकली बनता है? वो टेक्सटाइल जिसका इंडस्ट्रियल यूज है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सीट बेल्ट किसी मटेरियल की बनी होती है ना, सीट बेल्ट, सीट जो होती है किसी मटेरियल की बनी होती है ना? तो these are called as the technical textile. They are used at various places. So India wants to increase its share in the world in the field of technical textile. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मोबिल टेक, सीट बेल्ट, एयरबैग्स, these are increasing. India अपना शेयर बढ़ा रहा है of 6% so more, so that they can have almost 8% of the share in the technical textile market. क्वेश्चन यही आएगा टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं आता, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं है ना?
ये बात हमें बहुत अच्छे समझना है, बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं घुसना है। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है बेटा, इसको बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे केरला में कि केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो हमें जानना है व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट। So Silver Line project is an ambition project that is connecting the northernmost part of Kerala, that is Kasaragod, with the southernmost part. These are the cities, important cities that they are connecting. From Kasaragod to Trivandrum, this project will be having a semi-high speed railways that will connect the 532 kilometers of distance, which fall across the 11 districts, which will be traveled within 4 hours. Okay, at present the distance is 12 to 14 hours, तो ये जो है इसको कम कर देंगे। बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इट इज कनेक्टिंग विच रीजन टू विच रीजन, इससे क्या फायदा है? बेनिफिट बहुत सारे, लेकिन क्या होता है अगर आप समझे वेस्टर्न घाट रीजन, यहां से जाके नीलगिरी में मिल जाता है। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट नीलगिरी में मिल जाते हैं, नीलगिरी यहाँ कहीं पड़ता है, अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी यहां कहीं पड़ता है मैप में, है ना? तो ये नीलगिरी यानी कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, इसीलिए देयर आर सर्टेन प्रोटेस्ट। ओके, समझ गए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में? नाउ प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क किस चीज के लिए बने हैं? प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क वाज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। सो मित्रा पार्क्स आर रिलेटेड टू टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है इसमें, क्या है, दे वांट टू इंटीग्रेट द एंटायर वैल्यू चेन, यानी कि बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को इंक्लूड करेंगे, जैसे स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, सब एक जगह पर करेंगे। दे वांट टू have the PPP modes, public private partnership, jahan they will be having an incubation center, they will be having the treatment plants, and they will provide the testing centers. They will also not only develop the parks, they will also maintain the parks. And in this, for the greenfield matlab naya project, uske liye each will be getting 500 crore, and for the brownfield they will be getting 200 crores. The government ki taraf se this support will be provided. Now the investors that are centering at एंकर प्लांट्स में जिस प्रोग्राम के बेसिस पे बाकी सब चीजें जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसके थ्रू आ रही हैं, तो दैट इज एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 100 पीपल विल बी गेटिंग इंसेंटिव ऑफ 10 करोड़ फॉर एवरी 3 years और फॉर नेक्स्ट 3 years। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पूछेंगे इतना, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मित्रा पार्क्स इससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे मित्रा पार्क्स मतलब हो सकता है इट इज रिलेटेड टू लेट अस से कल्चरल लिंकेजेस, it may be related to the park where you can meet your friends. Okay, means it can be part of Fit India campaign, it can be related to Indo-Bangladesh relation also, Maitri, right? So all these things that can be there. Now गवर्नमेंट ने रिवाइज करे हैं कि आप कितना कोल स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात, हमें क्या मतलब, ठीक है, हमें क्या मतलब, क्यों? बिकॉज ना तो हम कोल स्टॉक कर रहे हैं, ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ना हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज इट वाज इन न्यूज़ वी आर कवरिंग इट। अब कितना कर सकते हैं, पहले अगर आप पास में रहते थे तो 15 डेज का कोल स्टॉक, अगर 200 किलोमीटर तक था तो 20 डेज का, 1000 किलोमीटर तक था तो 25, और उससे भी दूर है तो 30 डेज का कोल स्टॉक रखते थे पावर प्लांट। अब क्या बढ़ा दिया है, बिकॉज कोविड-19 सिचुएशन है, समझ गए कि भैया 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 70 डेज जो पास में है और 26 डेज जो दूर है वो रखेंगे। ओके, इतना दे मस्ट हैव। नॉन पिट कौन से होते हैं, विच आर अबव देन 1500 किलोमीटर, विच आर अवे देन 1500 किलोमीटर। बस ये जानना, इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया मैन्युफैक्चरिंग कर लो बेसिक स्टैंडर्ड से, बट बेटा होता क्या फ्लेक्स फ्यूल? तो आपने इंजन लिया, ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं तो कौन सा इंजन लेंगे, या तो पेट्रोल लेंगे या डीजल लेंगे, या फिर आप बहुत कूल वगैरह चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक ले लेंगे, आपके पास अगर चार्जेस चाहिए इलेक्ट्रिक ले। फ्लेक्स फ्यूल क्या है? पेट्रोल इंजन जिसमें एल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल भी चल जाए, डीजल इंजन जिसमें एल्कोहल ब्लेंडेड भी चल जाए। That means it is based upon the hybrid technology which is having the flexible fuel. Okay, means combination of एथेनॉल विद पेट्रोलियम। ऐसा नहीं है कि आपने पेट्रोल इंजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना दिया, उसका फायदा क्या हुआ? अगर आप पेट्रोल इंजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बना रहे हैं तो उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि आपका उतना वेट बढ़ गया, उतनी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई,
पेट्रोल लगा के करोगे क्या? गाड़ी में सबसे भारी चीज इंजन ही मानी जाती है ना? तो अगर वही दो लगा दिए, क्योंकि ये जब हम लोग कॉलेज में थे ना, हम लोगों को सोचा था एक प्रोजेक्ट कैसा बनाएंगे कि पेट्रोल इंजन भी होगा जिसमें और इलेक्ट्रिक कार भी होगी। उस टाइम पर सिविक, अब याद है नई नई पहली बार आई थी हाइब्रिड कार, ठीक है, सिविक हाइब्रिड कार थी, लेकिन वो टेस्ट कार थी। तो हम लोगों को हम भी ऐसी बनाएंगे और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से होगा, ठीक है, कि गाड़ी चलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, और कहीं अगर बैटरी खत्म हो गई तो पेट्रोल से गाड़ी चला, कितनी बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन हम लोग भूल गए कि इस चीज में आपको सीएनजी कार नहीं बनानी है, इलेक्ट्रिक कार, उसका इंजन अलग होगा, ठीक है। जो आपका इंजन है वो इलेक्ट्रिक कार वाला सेम नहीं रहेगा, और इसीलिए आप जो है सेम उसमें नहीं चला सकते। तो यही इन्होंने क्या है, फ्लेक्स फ्यूल लगा। उससे फायदा क्या होगा? सिंपल सी बात है, फ्यूल क्रूड ऑयल की यूसेज कम हो जाएगी, इथेनॉल होगा तो ब्लेंडिंग होगी तो बेटर एफिशिएंसी होगी, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्यों? क्योंकि हम वादा करके आए क्या, 2030 तक 1 बिलियन कार्बन एमिशन कम करें, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल समझ गए क्या हो गया? तो दे हैव एडवाइज्ड कि आपको बनाने चाहिए, that will be having flex fuel vehicles and flex fuel strong hybrid electric vehicles. Okay, that means they will be having the hybrid control where electric or petrol mode can be there. Okay, either they can run completely on petrol, either they can run on the electric mode. Okay, now आप थर्मल पावर प्लांट है आपका, ठीक है, आप मान लीजिए आप एनटीपीसी है, आपने एनटीपीसी में सोचा कि यार बहुत गर्मी आती है, एक काम करते हैं सोलर पैनल लगा दो, ठीक है, आपने सोलर पैनल लगा लिए। अब सोलर पैनल से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग गई, लेकिन आपको बेचनी है थर्मल पावर प्लांट। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करें बेच दो। अगर इफ यू आर अ थर्मल पावर प्लांट एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी आल्सो बेच दो, and that you are selling to the distribution companies, that will be counted as the renewable purchase obligation of these distribution companies. Okay, समझ में आया? एंड आपने जो कॉस्ट सेव करी, क्योंकि थर्मल एनर्जी विल बी कॉस्टलियर एज कंपेयर टू द रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो आप डिस्कॉम्स को भी शेयर करोगे, दैट हमने कम में प्रोड्यूस की तो हम आपको शेयर भी करेंगे। इट मींस द बेनिफिट ऑफ सेलिंग द रिन्यूएबल एनर्जी और द लोअर कॉस्ट विल बी शेयर्ड हाफ ऑफ। ओके, समझ गए? यही है पावर परचेज एग्रीमेंट। क्या होता है? वही दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड दी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी, इनका ऑब्लिगेशन होता है कि इतने दिन तक इतने पैसों में आप इतनी वॉट जो है इलेक्ट्रिसिटी हमको दो। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है द रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन। रेरा होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो एक्ट आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, दैट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस जो भी प्रोजेक्ट 2016 से पहले भी बने थे वो प्रोजेक्ट भी अब इसमें इंक्लूड होंगे। ओके, इट मींस द प्रोजेक्ट्स दैट वर नॉट कंप्लीटेड before 2016 they will also be included in the RERA Act of 2016. Okay, so this is the guideline है, तो उसके बारे में हमें समझना होगा कि था क्या। तो जो रेरा एक्ट है, इन्होंने बोला कि द डेवलपर्स या फिर जो भी अथॉरिटी है वो एक बायर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी। दिस अथॉरिटी विल बी providing benefits to the providing benefits to the buyers in case the home builder is not able to provide the house in the particular time। क्योंकि अगर आप घर खरीदते हैं अपनी लाइफ की सेविंग लगा देते हैं, राइट, और आपने घर खरीदा और बिल्डर ने बोला हम नहीं बना पा रहे, 10 साल लगेगा, ये लगेगा, कुछ होगा, तो आपके पैसे का क्या हो? यू मे लूज योर मनी। तो रेरा अथॉरिटी विल सेव योर मनी। अब नया जो उसमें चेंज आया है, दैट इफ यू हैव गिवन द मनी, that money will not only be given or that will not only be returned as an arrear, but that will be returned with interest penalty. Okay, so the homeowner will be getting the money, the return amount with the interest also. And agar kisi bhi builder ko challenge karna hai case that the home buyers are acting against the builder, so in that case they have to first submit 30% of the ordered penalty and then only the appeal can be made.
and when they have submitted these, the appeal, it can be made in such a manner that it will not be considered as a violation of right to equality or right to profession. Okay, तो पहला, it will be applied retrospectively. दूसरा, there can be an appeal. तीसरा, the appeal can only be there when the 30% of the penalty amount is deposited. और चौथा, the amount will be returned with interest as the penalty. Okay, अब कुछ गाइडलाइंस क्या है कि देख, अथॉरिटी बनेगी, रेरा अथॉरिटी होगी, उसके फंक्शंस क्या है, दैट रेगुलेशन होगा, मेंटेनेंस होगा, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, और बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स विल बी प्रोटेक्टेड. अब एक ट्रिब्यूनल बनेगा, रियल एस्टेट एपेरेंट ट्रिब्यूनल. इसमें क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसका प्लॉट साइज 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और दे आर मेकिंग 8 अपार्टमेंट्स, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेरा अथॉरिटीज. जो भी उन्होंने होम बायर से पैसा कलेक्ट किया है, 70% ऑफ दैट मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द एस्क्रो बैंक अकाउंट. ओके, लायबिलिटी 5 साल में फॉर द 5 years, और फॉर द 5 years इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डेवलपर. ये नहीं आपने बिल्डिंग खड़ी करी, सब लोगों ने पोजीशन दे दिया और 2 साल बाद बिल्डिंग के हालत खराब. आपने देखे होंगे कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स जो जब बने तो बड़े बढ़िया थे, एक बारिश आई और जो है उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे कोई पेंट कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के पेंट की वैल्यू दिखाता है ना, ऐसी हालत हो जाती है. सो दैट हैज टू बी रिपेयर्ड फॉर 5 years. पेनल इंटरेस्ट अगर डिफॉल्ट है तो इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा. एडवांस पेमेंट विदाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल, ओके, नहीं दे सकते मोर देन 10%. अगर आप 10% ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो यू हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल. देन कारपेट एरिया, it will be defined as a net usable floor area. Okay, आपने जो net usable floor area है उसके पैसे दोगे, and buyers will be charged for carpet area, not the super built up area. ठीक है, super built up area के पैसे आपको नहीं देने. आपका अगर 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो आपको 1500 स्क्वायर फीट के ही पैसे देने, आपको सुपर बिल्ट अप एरिया के पैसे नहीं देने. ठीक है, अगर देने हैं तो अलग से देने हैं, अगर आप यूज करेंगे तो बिल्डर को अलग से स्पेसिफाई करना हो. इज इट क्लियर? नाउ पनिशमेंट क्या है, अगर 3 नहीं करा तो 3 साल की जेल, 1 साल एजेंट के लिए, एंड बायर अगर वायलेशन करते हैं तो देयर आल्सो बी पनिशमेंट. ठीक है, तो रेरा अथॉरिटी. और मोटो क्या है इसका, मिडिल क्लास विद #मिडिल क्लास विद मोदी. ठीक है, क्योंकि बेसिकली मिडिल क्लास के 2 ही 3 सपने होते हैं. क्या होते हैं? पहला जो है घर, अरे नहीं, घर किसके साथ बसाना है, पहले तो वो है ना, पहले तो इंतकाम, पहले एग्जाम, पहले इंतकाम फिर एग्जाम, है ना, फिर उसके बाद गाड़ी, गाड़ी में उनको लेके आके फिर उनके साथ घर. ठीक है, मिडिल क्लास के 2-3 सपने होते हैं. तो इफ ऑफ देम द हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सपना, है ना. अब पीएम गति शक्ति स्कीम है, ये बेटा आप लोगों ने बजट में पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है गति शक्ति, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया सर ने? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लो. एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हुआ करती थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ठीक है, 110 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था. इन्होंने क्या किया, गति शक्ति को इस बजट में इंक्लूड कर लिया है. अब ये क्या करेंगे, 16 मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड करके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको कॉमन जगह पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट it gets a boost. So it is an integrated approach of 16 ministries, and there will be a digital platform so that the projects they can have an efficient and they have the better involvement of all the infrastructural project. इसमें क्या है, रोड बनेंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, इसमें आपकी गैस पाइपलाइन बनेंगी, इसमें आपकी पर्वतमाला याद है पढ़ा था हम लोगों ने, हेलीपैड्स बनेंगे, वाटर एयरोड्रोम्स बनेंगे, ये सब चीजें बनेंगी इसमें, एंड दे ऑल विल लिव हैप्पीली एवर. ठीक है, गति शक्ति स्कीम. क्वेश्चन ये आएगा इसको सबजूम किया है, कितनी मिनिस्ट्रीज है, कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है, तो लगभग सब एरियाज में हो. एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट, रोड्स, helipads, then there will be the ropeways, all these things will be there. Are we clear? Very good. Now भारत सीरीज, मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपका जो है ट्रांसफर होता रहता है, आप प्राइवेट कंपनी में है, दैट इज हैविंग इट्स प्रेजेंस इन मोर देन 5 स्टेट्स, आपका 2-3 साल में ट्रांसफर होता है. कब कब एनओसी लेके आओगे, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में है, ठीक है, राजेश समझ पाएंगे, महाराष्ट्र में अगर आप हैं तो आप बिना एनओसी के अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो पकड़ लेते हैं, फाइन लगाते हैं बड़ा, है ना, वहां होता है. तो ऐसा आप कब तक करेंगे,
तब क्या करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया कि एक काम करो, अगर आपको पता है आप ऐसा हो सकता है तो एक भारत सीरीज नंबर ले लो। भारत सीरीज नंबर क्या है, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। पहली चीज, ये सीरीज का किस ईयर में गाड़ी खरीदी, या मान लीजिए 2022 में गाड़ी खरीदी आप, तो इट विल बी 2022 BH, ठीक है, BH 0007 एंड इसमें लिखो XX ही रख लो, कोई भी अच्छा लगेगा, तो ऐसा एक नंबर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको यू डू नॉट हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन चेंज whenever you are transferred, so आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको एक साथ 15 साल का रोड टैक्स नहीं देना होता है। यू हैव टू गिव द रोड टैक्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 2 years, 2, 4, 6, 8, 10, ओके। आफ्टर द 14th year यू हैव टू गिव द रोड टैक्स एनुअली, ओके। हर साल आपको रोड टैक्स देना होगा। बेनिफिट क्या है, वही आपको बार बार जो है NOC लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, पता ही नहीं आपकी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है, बढ़िया बात है। तो ओके, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आपकी गाड़ी 1 साल या कुछ टाइम से ज्यादा उसी नंबर की है, तो आपको NOC देनी पड़ेगी, वरना चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। ये राजस्थान में भी होता है, ये हर जगह होता है। दिल्ली NCR में इतना नहीं पूछा जाता, यूपी में इतना नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे ही जो है इतना ज्यादा वहां पे रोडवेज बनाई है, गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक की ज्यादा दिक्कत नहीं है। जहाँ ट्रैफिक की ज्यादा दिक्कत है वहां जरूर पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रोड बन गई, ट्रैफिक बन गया, रोड टैक्स दिया ही नहीं, यहाँ दिया ही नहीं उन्होंने, वहां दे के आए, समझे। दिस इज द तो बेनिफिट है, मजेदार चीज है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब प्रोडक्शन करोगे इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है, या फिर इंसेंटिव मिलेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। ये बहुत सारी जगहों पे कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा ध्यान करने की, नाम देख लेना। आंसर इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर में स्कीम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्कीम है, ओके। देन द स्कीम इज फॉर ड्रोन, तो ड्रोन के लिए देख लीजिएगा कि ड्रोन में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, दैट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन विल बी इंसेंटिवाइज्ड सो दैट द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विल इंक्रीज। अब CSR में चेंजेस आए। CSR आप लोग समझते हैं बच्चों? CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट ने जो जो बेनिफिट लिया वो बेनिफिट आपको सोसाइटी को कुछ परसेंट देना होगा। कितना परसेंट? 5% ऑफ योर प्रॉफिट, ओके, यू हैव टू गिव दैट। 5% है, यस, ओके। नाउ अब इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली दे हैव एक्सक्लूडेड सम एक्टिविटीज फ्रॉम CSR, ठीक है। CSR किस किस कंपनी को करना होता है? तो एनी कंपनी विच इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ more than 1000 crore, any company which is having net worth of 500 crore, and any company which is having net profit of more than 500 crore, they have to spend not 5%, 2% of their 3 years profit. They have to spend 2% of their 3 years profit as per the CSR, okay। इसमें एक्सक्लूडेड कर दिया कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस के ही काम में आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मारुति हैं, आप मारुति मतलब मारुति कंपनी है, और आप जो है कह रहे हैं हम जो है ITI बनाई है अपने वहां पर, जहां पर हम अप्रेंटिसशिप कराते हैं अपने कंपनी में, तो वो तो आपका काम है, चीप स्किल्ड लेबर आपको मिल रहा है, इट इज अ कोर्स ऑफ योर बिजनेस, तो वो आप CSR थोड़ी है। तो लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं इन दी फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो आप कर सकते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज अ CSR। एनी एक्टिविटी दैट इज डन आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, that will not be included as a CSR। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं, you are benefiting any of your employee, that will also included। there are companies supported by sponsorship basis। मान लीजिए आपने जो है कुछ काम किया, उसके आगे अपना नाम लगा दिया, ओके, जिससे आपकी मार्केटिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आज बोल, जैसे क्रिकेट है, मान लीजिए क्रिकेट CSR में नहीं आता है, लेकिन बैजूस का उस पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, उनकी जो क्रिकेट में यूनिफॉर्म है प्लेयर्स की, है ना। आप कहीं भी देखेंगे हेड एंड शोल्डर से, हेड एंड शोल्डर CSR करता है फॉर दी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए CSR करता है, लेकिन वो एड अपना एड भी करता है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज CSR, ठीक है। या फिर एक ब्रांड है मामा अर्थ, वो कहते हैं पेड़ भी लगाते हैं, तो पेड़ लगाते अच्छी बात है, लेकिन मामा अर्थ के बारे में आपको पता क्यों लग गया? तो एडवर्टाइजिंग हो गई, इट विल बी पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग बजट, नॉट योर CSR, ओके। और एनीथिंग
which is against the or which is in line with the law. मतलब आपने कोई ऐसा काम किया, जैसे मान लो आपका है काम कि you should be having a grey water management plan in your organization, तो आप उसको CSR में नहीं दिखा सकते because that is a compulsion. Okay, so that is the change in the CSR activities. Now this change will also include that if the project is not utilized, then that will be transferred into a fund, and CSR obligation of 10 crore or more than 3 financial years would be required to have. If there is a CSR activity of 10 crore or more for 3 years, then they have to hire an independent agency for implementing their CSR. Okay, and ये सब चीजें वेबसाइट पे होंगी. समझ में आ गया? क्वेश्चन ये आ सकता है CSR एक्टिविटी क्या होती है, तो सब तो आप कर लेंगे. अब गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक प्रोक्योरमेंट बढ़ाएंगे टू प्रेफरेंस टू लोकल सप्लायर्स. ये तो बहुत अच्छी बात है. इससे क्या है कि पहले जो है उन सप्लायर से परचेजेस होती थी विच हैड द एस्टिमेटेड परचेज ऑफ लेस देन और नॉट लेस देन 200 करोड़. मतलब बड़े सप्लायर से ही होती थी परचेजेस गवर्नमेंट की. अब गवर्नमेंट ने जो है एमएसएमई को प्रपोर्ट करने के लिए बड़े और छोटे सब सप्लायर से प्रोक्योर करना शुरू कर दिया. Now it is important for whom? It is important for the point of view of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Okay, very good. So this is the part. So MSME यही बता ही दिया था that the target that central ministries will procure 25% for MSMEs, 4% from scheduled caste, 3% from scheduled tribe, and 25% for women entrepreneurs. For that there is a portal that is called as Sambandh portal. Okay. Now, strategic petroleum reserve. समझते हैं क्या होता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? हमारे देश में पेट्रोल जो है ऐसा नहीं, आपको पेट्रोल हाँ कहां से लेते हैं? पेट्रोल पंप से लेते हैं. लेकिन बेटा पेट्रोल पंप में कहां से आता है? रिफाइनरीज से आता है. लेकिन रिफाइनरीज में कहां से आता है? क्रूड ऑयल से आता है. क्रूड ऑयल कहीं तो सेव होता होगा, ये तो इंपोर्ट होता है. इंपोर्ट होके मान लीजिए इंपोर्ट बंद हो गया, तो हमारे पास कुछ तो हमारा होना चाहिए ना रिजर्व कि यहाँ से हम ले सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इज स्ट्रैटेजिक रिजर्व. तो इंडिया में स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है वी हैव द कैपेसिटी ऑफ 10 days with increasing the capacity of 12 more days. अब हमारे पास 22 days के स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहते हैं. ठीक है, वी हैव 22 days ऑफ स्ट्रैटेजिक रिजर्व. ये कहां पर है? पुराने थे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, पोदुर इन कर्नाटका. 2 नए बने हैं, पादुर में एक और बन गया है. ओके, पादुर में एक और बन गया है और चंडीगढ़ उड़ीसा में. ये दोनों चीजें बन गई. ओके ना, लेकिन वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम द गाइडलाइंस दैट आर गिवन बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. जनरली एक कंट्री के पास 90 days के रिजर्व होने चाहिए. हमारे पास कितने हैं? 22 days के. लेकिन हमारे पास रिफाइनरीज बहुत ज्यादा है, हम लोग एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, तो हमारी रिफाइनरीज में 65 days का रिजर्व है. तो नाउ वी आर क्लोज टू 87 days व्हिच इज बेनिफिशियल. इसीलिए जो नए ऐड हुए चंडीगढ़ एंड पादुर, these are the advantages. Okay, now policy on vintage vehicle. अब मान लीजिए आपके पास vintage vehicle है. vintage vehicle क्या है? कोई भी vehicle which is of more than 50 years of age. ठीक है, that will be considered as a vintage vehicle which can be 50 years from the first date of registration or imported. या तो जब import किया है registration. अब ये vehicle जो है तभी vintage vehicle कहलाएंगे when they are in their original form. मतलब ये नहीं कि आपने जो हीरो होंडा की बाइक में हायाबुसा वाली लाइट लगवा ली, it will be considered as a vintage vehicle. No, it will not be considered a vintage vehicle. New policy क्या है? That it cannot be used for commercial purposes. ये सिर्फ शौक के लिए. ठीक है, ये नहीं कि आप इसमें जो है राजदूत थी आपके पास 50 साल पुरानी और राजदूत पे आप स्कूल जा रहे हैं. ठीक है, you cannot use it for purposes. commercial purposes के लिए नहीं कर सकते, खुद चला सकते हैं शौक के लिए. ठीक है, these vehicles should carry the registration numbers, and new vehicles which are over 50 years of age, if they are having new registration, they will have new registration number which will be starting with VA. ठीक है, जैसे हमारे स्टेट का नाम होता है वैसे ही displaying the state code followed by VA, जैसे यूपी VA. Okay, this is how they'll be registered. Registration can be done on the Parivahan portal. Registration for 20,000 and renewal cost will be 5,000. One certificate will be valid for
10 years. Sale and purchase is permissible, but they have to inform their state authorities. Scrappage policy will not apply to these vehicles. यानी कि scrappage policy जो just हम नियम पढ़ेंगे, that will not apply to these vehicles. So if a vehicle is more than 15 years old but within 50, the owner can continue to keep that vehicle if it passes the fitness test. Okay, so आप अपने vehicle को vintage बना सकते हैं, जरूरी नहीं vintage ही हो. So that is the vintage vehicle policy. साथ ही एक vehicle scrappage policy है कि अगर आपका vehicle commercial vehicle है तो it will be deregistered after 15 years. Okay, after 15 years you can have a fitness test which will be applicable as per the date of initial registration. And अगर आपका private vehicle है, it will be deregistered after 20 years and registration certificate नहीं renew होगा if it is unfit. Okay. Now all vehicles of government will be deregistered and scrapped after 15 years. Okay. Irrespective of the idea कि वो diesel या petrol, they will be deregistered and scrapped. And this scheme provides incentives to old vehicles who are scrapping their vehicle by providing them scrapping certificate, and this scrapping certificate will provide you discounts when you are purchasing a new vehicle. Okay, incentive क्या है? वही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 से 6% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 5% आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने का भी बेनिफिट मिलेगा, एंड ये सब चीजें आपको मिलेंगी. ठीक है, तो स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है वो आपको 4 से 6% प्राइस दे देगा एक शोरूम का, और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट 5%, तो आपको 10% का तो सीधा सीधा बेनिफिट हो ही गया है, प्लस आपको रोड टैक्स में 25% बेनिफिट. ठीक है, ये अप्लाई कब से हो रहा है? 1 अप्रैल से तो गवर्नमेंट के व्हीकल अप्लाई होंगे, 1 अक्टूबर से फिटनेस टेस्ट है, मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ एवरी कमर्शियल व्हीकल 1 अप्रैल 2023 से है, एंड मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग ऑफ अदर व्हीकल्स 1 जून 2024. तो अभी फेज्ड मैनर में. ठीक है, ये इंडिया की फोटो है नहीं, दिमाग मत लगाना कहाँ की गाड़ियां हैं, इंडिया की नहीं. ठीक है, ये तो बस ये है कि यूएस में बहुत पॉलिसी चलती है तो वहां से फोटो लगवा दी. ठीक है, सोच तो रहे हो, इसलिए सोचा होगा ये गाड़ियां कहाँ है ना, कि हमारी गाड़ी भी बड़ी होकर ऐसी हो जाती है. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, नाउ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, यानी कि द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्कॉम्स है, they will increase their operational efficiency and financial sustainability. इसके लिए स्कीम आई है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम. ठीक है, इन्होंने क्या है कि वन साइड फिट ऑल अप्रोच की जगह हर डिस्कॉम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उस पर फोकस करेंगे. एंड नोडल एजेंसी होगी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. दे विल प्रोवाइड द रिवैम्पिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है कि कंज्यूमर मीटर लगेंगे, सिस्टम मीटर लगेंगे, दैट इज इंक्लूड स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेग्रीगेशन होगा, सो दैट they will provide the enabling of the solar electricity through the solar panels under the KUSUM scheme. Modernization होगा distribution system का using the SCADA supervisory control and data acquisition, जो एक तरीके से आप समझे automated तरीका है of identifying the distribution, load distribution, and there will be system of rural and urban strengthening of distribution of electricity, क्योंकि अगर आप देखेंगे रूरल एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है. ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी क्या है स्कीम की, तो ये हमें नहीं समझना है. क्यों नहीं समझना है? क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग इनटू द माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कीम 2014 में लॉन्च थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको फोकस करता है. ठीक है, नाउ पीएसयू एग्जम्प्टेड फ्रॉम मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, यानी कि जो पहले रिक्वायरमेंट थी कुछ पीएसयूज का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी, दैट हैज बीन एग्जम्प्टेड. एग्जम्प्ट क्यों हुआ है? क्योंकि एलआईसी का आईपीओ आना था, ये हम आपको बता चुके हैं पहले. ठीक है, एलआईसी का आईपीओ आना था, इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी थी, वो खत्म हो. तो गवर्नमेंट कैन नाउ एग्जम्प्ट एनी कंपनी टू हैव मिनिमम एटलीस्ट 25% शेयर ऑफ गवर्नमेंट. अब डीप ओशन मिशन. डीप ओशन मिशन क्या है कि हमें ओशन की डेप्थ में जाकर आइडेंटिफाई करना है व्हाट डज इट हैव. So this mission has been approved in 2021, and this mission is under the Ministry of Earth Sciences. This mission will make India a competing country with other only 5 countries which have this technology: US, Russia, France, Japan, and China. India will be the 6th country. अब ये क्या क्या करेंगे? एक तो manned submersible vehicle जाएगा, that will be going to the depth of 6 kilometers, and that will tell us what is going on under the sea. Okay. And that will be called as Matsya 6000 for
deep underwater study. Development होगी deep sea mining की, because we can have so many resources, polymetallic nodules, methyl hydrates, deep sea में हम निकाल सकते हैं. Ocean climate change advisory service होगा कि deep ocean से जाके हम पता लगाना है कि how the climate is changing. Okay, they will also provide technological innovations for exploration of conservation of biodiversity. They will have survey and exploration. They will provide energy and frost water on the ocean. They will try to focus upon that, and they will have an advanced marine station for ocean biology. That will be the focus point. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि under the sea there are various resources. ठीक है, इसमें है मैंगनीज, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में मैंगनीज होता है 92.6 मिलियन टन्स. ओके, सो दैट विल प्रोवाइड अस वेरियस रिसोर्सेज जो हमें इंपोर्ट करनी होती है, वो हम डीप सी ओशन मिशन के थ्रू इंडिया में ही ला सकते हैं. ठीक है, अब स्वामित्व स्कीम है. अब बेटा आप रूरल एरिया में है, ठीक है, रूरल एरिया में है, एंड रूरल एरिया में आपको अपने लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए. ठीक है, यू नीड टू हैव अ मैपिंग ऑफ द विलेज सो दैट यू कैन हैव देयर लैंड रिकॉर्ड्स. तो उस स्कीम को बोलते हैं स्वामित्व स्कीम. This scheme is survey of villages and mapping with improvised technology and village areas. यानी कि using the technology, using the drones, you can have the mapping of your rural area so that you know what is the exact size of your land. Okay, it will be implemented through the Ministry of Panchayati Raj. Okay, it is for the digitalization of land records. तो ये क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम है जहां से पता लगता रहेगा कि विच इज द एक्चुअल डिमार्केशन ऑफ लैंड. ये लार्ज स्केल मैपिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड दे विल क्रिएट एन एप्लीकेशन कॉल्ड एज ग्राम मानचित्र. ग्राम मानचित्र मींस द एटलस ऑफ द विलेज, एंड दे विल अपडेट एज पर द रिक्वायरमेंट्स. इससे क्या होगा? एक 3D पैन इंडिया मैप भी एक बना लेंगे. दैट विल बी फॉर द रूरल अर्बन एरियाज. तो ये तो है मिनिस्टर पंचायती राज का स्वामित्व स्कीम. एंड 3D मैप जो है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल, जो अर्बन एरियाज का एक 3D मैप बनाए. ऐसा मैप बन जाएगा सो दैट आपको जानने में आसानी हो. ओके, so you can identify the path. Now dam safety bill, बेटा बिल है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. That it is for the dam safety. It will be formation of a national committee of dam safety. There will be a dam safety authority that will focus upon the safety of the dams, and there will be state dam safety organization. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो भी डैम्स हैं इंडिया में, they are out of 5,700 reservoirs, 293 are more than 100 years of age. हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है डैम मैनेजमेंट पे, एंड डैम फेलियर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. इसीलिए ऑब्लिगेशंस भी प्रोवाइड करिए और सेफ्टी प्रोवाइड करिए. ऑब्लिगेशन क्या है? दैट द ओनर्स ऑफ द डैम दे हैव टू प्रोवाइड द सेफ्टी यूनिट इन ईच डैम. Okay, and before and after monsoon session each dam will be analyzed and surveyed. Okay, so ये सब करना है. Soya meal as an essential commodity. So soya has been declared as an essential commodity because it is an important source of protein. Okay, इससे क्या होगा? जो black marketing है, hoarding है, that can be stopped, and also it being an essential commodity, the production of soybean will be promoted. अब एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है? बेटा वो कमोडिटी जिसके प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जिसकी जो प्रोक्योरमेंट पे लिमिटेशन गवर्नमेंट लगा सकती है, एंड समटाइम्स दे कैन इवन प्रोवाइड द अवेलेबिलिटी टू एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ओके, इनको सीज करना, रख के रखना इज कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस. इज इट क्लियर? फायदा क्या है? सिंपल सी बात है. फायदा है सोया मील से कि प्रोटीन सोर्स आपका बढ़ जाए. ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. देखा, ये स्कीम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स एंड इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 4 more months. That means it was extended till March 2020. तो इस स्कीम में क्या है? That the people who were suffering from the COVID-19 situation, who had the job loss, they were getting the benefits or under the National Food Security Act, plus they were getting 1 kg of pulses. Okay, the benefits under the National Food Security Act and 1 kg of pulses for free of cost. That was the scheme. अब एक fund है that is called as Agriculture Infrastructure Fund. So this has got its approval from the cabinet, and this fund can have the benefits where the state agencies, APMCs, national federations, and federation of SHGs, they can have the investment in the agricultural infrastructure fund.
अब ये क्या है, that any project which is having the cost of up to 2 crore, they can be eligible for interest subvention. ठीक है, but for this, the project will not be having its application for 2 state agencies, national federations, farmer producer organizations, and federation of SHGs. The location will mean physical boundary of village or a town. Okay, so that will be based upon the location, and the interest subvention will be for 2 crore for each project. It means if you are making a cold storage, 2 crore, that will be salting, 2 crore, that will be grading, 2 crore. And the power to identify that whether the fund is to be provided or the money to be provided or the subvention is to be provided, it is provided with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Okay, this scheme has extended from 4 to 6 years up to 25-26. Okay, now the overall scheme is now till 2032-33. Okay, so agriculture and infrastructure. Kya fund hai? It is a providing long-term debt so that the infrastructure development can be done in the agricultural sector. It can provide the interest subvention up to 3%. Okay. Now, dairy investment accelerator. The Ministry of Fisheries, they want to increase the investment facilitation in the dairy sector. So they have introduced a dairy investment accelerator. Okay. Now, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is a 100%, this is very important, 100% centrally sponsored scheme where the farmers, they will be getting 6,000 rupees per annum. 6,000 rupees per annum in the 3 installments for every year. Okay, in the 3 installments for every year, given that the farmer is belonging to one family. It means one family, husband, wife, and children will be the beneficiaries. The responsibility of identification will be of the state government. The money will be provided into the bank accounts that are linked to their Aadhaar, and the benefit will be given only to those farmers whose names are either in the land records. Those farmers who are forest dwellers, they are also benefited. The farmers of the northeastern states and the Jharkhand region, which have their separate land records, they are also having or eligible for the benefits. The Kisan mobile app is also launched for the benefits to be provided under the Kisan Samman Nidhi. Exclusions are those who are either having institutional land, who are holding previously or now constitutional post. The people who has given income tax, they will not be eligible. Okay, and the people who are eligible under the Kisan Samman Nidhi scheme, they can also get credit under the Kisan credit card scheme. Okay. Now the Prime Minister has launched a scheme, that is Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises. It means the micro food processing enterprises, they will be formalized where they can get the benefits of the finances and the revenue basis if they have the development of the micro food. Micro food means food that you are developing at the micro scale. For example, you are making papads. Okay, that is will be considered as a food processing sector. So you are making it as a formalized sector. So that will be beneficially, or that will be included under this Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises. Okay. Now Ujjwala 2.0, the government has introduced the scheme for providing gas connection to the poor. And this is a scheme. The gas connection will be provided to the people who do not have gas connections. This scheme will be a revamped version of the Ujjwala 1.0. This scheme will require only the ration card or the address proof that can be showed either through a family declaration also, and as a proof of address, the family declaration will also be sufficient. It means if you do not have an Aadhaar card or if you do not have a ration card, your family declaration will also be sufficient. So it is to provide 1 crore additional LPG gas connection. Okay, Ujjwala, you just need to know it is a scheme for providing gas connections. That's it. Okay, that is for only gas connection. This is the economics. The topics just had to be gone through your eyes. They were not that important that हम उनको इतना ज़्यादा टाइम दे. जितने important topics थे that we have already covered. Economics में इतना नहीं deep में आता. Economics के questions are very simple. Inflation, repo rate, ये सब questions से ही आता है. Okay.
Any doubt we have? Yes or no? Very good. So tomorrow again you will be having a test, and we'll continue with science and technology from Monday. Okay. This week, if time permits, we will have some long classes. Okay. Because we are planning to complete maximum of the syllabus this week itself. Okay. So we might have long classes. We will not start before 7 because some of you are working. We'll not start before 7. Okay. We will extend. I'll also sit with you. Other faculties also sit with you, but we'll not start before 7. Okay. So that the working candidates, they can have the class. Are you clear? Very good. Any doubt if you have? No? So thank you very much. We'll continue.